बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरें आज हमारे पास। पहली खबर, इमरान खान के एक करीबी साथी को एक पुरस्रार कॉल आई। ये कॉल किसकी थी, क्या पैगाम दिया गया, इसकी तफसील अपने व्यूअर्स के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इस्लामाबाद की एक इमारत के अंदर एक मशकूक सरगर्मी देखी गई। इस इमारत में कुछ लोग घुसे, क्या होता रहा पूरा 1 घंटा, इसका हाल अहवाल भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर लंदन से कुछ मनपसंद सहाफ़ियों ने कुछ भागे हुए लोगों का इंटरव्यू किया और कुछ बातें उनसे पूछी डॉलर के हवाले से, ये कहानी क्या है, और इसका भी हाल जो है वो हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले एक कॉल आई है इमरान खान के करीबी साथी को। ये कॉल किसने की है और क्या कहा गया, क्या पैगाम दिया गया, इसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। और ये भी बताएं कि अब लायामल क्या तय किया गया है और क्या जवाब दिया गया इस टेलीफोन कॉल के बाद। देखें हाशमी साहब, अब असद कैसर के बाद असद उमर के मुतल्लिक भी एक आप कह सकते हैं कि बड़ा हैरानकुन इंकशाफ हुआ है। यानी असद कैसर के मुतल्लिक तो इमरान खान साहब ने खुद इंकशाफ किया था और यह बताया था कि उनको किस किस्म की एक खौफनाक कॉल आई, किस तरह से उनको धमकाया गया। लेकिन अब असद कैसर के बाद आज के दिन में असद उमर के मुतल्लिक भी उसी किस्म का इंकशाफ हुआ है। यानी असद कैसर के मुतल्लिक जो इंकशाफ किया था इमरान खान साहब ने खुद, उसमें खान साहब ने बताया था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे और असद कैसर उस वक्त कौमी असेंबली का इजलास प्रिजाइड कर रहे थे, असद कैसर को खान साहब ने बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस में और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इमरान खान साहब की उस वक्त मीटिंग चल रही थी टीवी एंकर्स के साथ। उससे पहले खान साहब ने वफाकी काबीना का एक हंगामी इजलास बुलाया था और यह वो लम्हा था जब एक इतला फैल गई, आप कह सकते हैं कि एक अफवाह फैल गई कि इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर दिया। उसके बाद आधी रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ इस मफरूजे पर खुल गई कि कहीं इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ की बरतरफी के अहकामात जारी ना कर दिए हों। लेकिन हाशमी साहब, वो जो कैबिनेट का हंगामी इजलास था उसके मुतल्लिक फिर खान साहब ने खुद इंकशाफ किया कि ये हंगामी इजलास असल में मैंने जो अमेरिका से आया हुआ मरासला था उसको डी क्लासिफाई करवाने के लिए बुलवाया था ताकि मैं कैबिनेट से इसकी मंजूरी ले लूं। मेरे पास ये इतला थी कि अगर मैंने काबीना से मंजूरी के बगैर इस मरासले को डी क्लासिफाई किया, क्योंकि इमरान खान साहब ने यह मरासला स्पीकर कौमी असेंबली को भेजना था, चीफ जस्टिस को भेजना था, चेयरमैन सेनेट को भेजना था, तो खान साहब ने कहा कि मुझे ये इतलात मिली थी कि अगर मैंने कैबिनेट की मंजूरी ना ली तो फिर बाद में ये आर्टिकल 6 के तहत ये कहेंगे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इमरान खान साहब पर लागू होता है, तो इमरान खान साहब पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोई गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए। अब वो कैबिनेट की मीटिंग तो खान साहब ने इसलिए बुलाई थी, लेकिन उस कैबिनेट की मीटिंग के मुतल्लिक ये एक आप कह सकते हैं अफवाह फैल गई कि इसमें नए आर्मी चीफ की तकर्री और जनरल बाजवा की बरतरफी का कोई फैसला हुआ है। लेकिन हाशमी साहब, जो असद कैसर के मुतल्लिक फोन कॉल का इंकशाफ किया इमरान खान साहब ने, अब उसी किस्म का इंकशाफ असद उमर साहब के मुतल्लिक हुआ है और कैमरों के सामने हुआ है। असद कैसर के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने बताया था कि जब वो टीवी एंकर्स के साथ मुलाकात करके प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद एक हॉल में गए जहां असद कैसर को बिठाया गया था, इमरान खान साहब चूंकि एंकर्स के साथ मुलाकात कर रहे थे तो असद कैसर को कुछ देर वहां पर इंतजार करना पड़ा। तो खान साहब ने कहा कि असद कैसर उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थे, उनकी रंगत जर्द हो चुकी थी, उनका जिस्म कांप रहा था और इमरान खान साहब ने पूछा असद कैसर से कि क्या आपकी तबीयत ठीक है और आखिर क्या हुआ है जो आपके चेहरे पर इतना खौफ है और आपके जो तासुरात हैं उनसे पता चल रहा है कि आप कोई बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला हैं। तो उस वक्त असद कैसर ने इमरान खान साहब के बकौल ये बताया था
कि उन्हें एक फोन कॉल आई। इस फोन कॉल पर असद कैसर को धमकाया गया और यह कहा गया कि तुमने आज ही तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग करवानी है और अगर तुम आज के दिन तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं करवाते तो फिर हम तुम्हें तायात नाअहल करवा देंगे। लेकिन असद कैसर बहरहाल किसी हद तक इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे इस धमकी के बावजूद, और असद कैसर ने उस वक्त वोटिंग तो नहीं करवाई लेकिन यह जरूर है कि इस्तीफा दे दिया। अगरचे खान साहब ने असद कैसर को यह कहा था कि आपने इस्तीफा भी नहीं देना, आप डट जाएं, आपके पीछे पूरी तहरीके इंसाफ खड़ी होगी, मैं खड़ा हूंगा। और इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ भी किया था अपने अल्फाज में कि मेरे डायरेक्टिव असद कैसर को यह थे कि आप 3-4 दिन तक इस इजलास को चलाएं और 3-4 दिन के बाद हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे कि हम हमारी हुकूमत जो गैर कानूनी तरीके से गिराई जा रही है इसको बचा भी सकते हैं। हाशमी साहब, एक तो उस कॉल के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ था जो कि इमरान खान साहब ने खुद किया था, लेकिन अब असद उमर साहब ने आज के दिन में एक और फोन कॉल का इंकशाफ किया है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पसे पर्दा किस किस्म के मामलात चल रहे थे और कौन सी कुव्वतें एक्टिव थी। ये जो फोन कॉल की तफसीलात आज असद उमर साहब ने बताई हैं, इससे यह भी पता चलता है कि कुछ हल्के ऐसे होते हैं जिनमें सहाफी भी होते हैं जो पर्दे के पीछे देखने की सलाहियत रखते हैं, जो जराए से खबरें निकाल कर ले आते हैं। बहुत से फिर व्यूअर्स ये पूछते हैं कि यह खबर तो किसी टीवी चैनल पर नहीं चली, किसी अखबार में शाया नहीं हुई, तो यह खबर दुरुस्त कैसे हो सकती है? अगर टीवी चैनल्स पर चलने वाली खबरों को ही सहाफियों ने दोहराना हो तो फिर तो जाहिर है कि आपने जराए से जो एक्सक्लूसिव खबरें देनी होती हैं फिर तो उस किस्म की खबरें आप नहीं दे सकते। तो अब असद उमर ने इंकशाफ ये किया है और किसी निजी महफिल में भी नहीं किया, कोई जराए से भी नहीं किया, कैमरों के सामने किया। और असद उमर साहब ये कहते हैं कि उन्हें एक फोन कॉल आई, वो बनी गाला से निकल रहे थे, अपने घर जा रहे थे, उन्हें एक फोन कॉल आती है और इस फोन कॉल की दूसरी जानिब जो शख्स होता है वो कहता है कि आप बनी गाला वापस चले जाएं। इस पर असद उमर पूछते हैं कि मैं तो अभी बनी गाला से निकला हूं, अपने घर जा रहा हूं, आप मुझे दोबारा से बनी गाला जाने का मशवरा क्यों दे रहे हैं? और इसमें अहम बात यह भी है कि दूसरी जानिब जो शख्स है वो कोई खास अपना तारुफ भी नहीं कराता असद उमर को कि वो कौन है। अब असद उमर यहां से एक इस किस्म का इंप्रेशन लेते हैं कि मुझे बनी गाला वापस जाना चाहिए, हो सकता है कि वहां पर कोई साजिश हो रही हो, कोई बड़ी साजिश हो रही हो, कोई बड़ी गेम प्लान की जा रही हो इमरान खान साहब के खिलाफ, तो असद उमर वापस आते हैं बनी गाला। अब असद उमर कहते हैं कि जब इस कॉल को सुनने के बाद मैं बनी गाला आता हूं तो वहां पर बनी गाला के बाहर 2 शख्सियात मौजूद होती हैं। ये असद उमर ने कोट अनकोट ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि 2 शख्सियात वहां पर मौजूद होती हैं। ये दोनों शख्सियात मुझे अपने पास बुलाती हैं और मेरे लिए भी ये बड़ा हैरानकुन होता है कि ये 2 शख्सियात कौन हैं जो यहां बनी गाला में खड़ी हैं, जिनको मैंने पहले नहीं देखा, जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन ये मुझे बुला रहे हैं। एक कोने में मुझे इन्होंने बुलाया और मैंने उनकी बात सुनी। अगेन इसी आप कह सकते हैं कि स्पिरिट के साथ कि असद उमर ये खोज लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये पूरी गेम क्या चल रही है और पसे पर्दा किस तरह से डोरियां हिलाई जा रही हैं। उसके बाद आज के दिन में असद उमर ये कहते हैं कि जब वो 2 शख्सियात मुझे मिली तो उन्होंने मुझे ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर के लिए 3 नाम मौजूद हैं। यानी इमरान खान साहब जब हट जाएंगे, ये तहरीके अदम एतमाद आने से 2 दिन पहले का वाकया आज पहली मर्तबा असद उमर साहब ने सुनाया और उन्होंने कहा कि मुझे यह बताया गया कि इमरान खान साहब के हटने के बाद 3 नाम हैं वज़ीर आज़म के लिए, जिनमें एक नाम आपका भी है। यानी तासुर यह था कि असद उमर को उस वक्त इमरान खान साहब से बगावत के लिए आमादा किया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त तक नंबर पूरे नहीं थे। ये तहरीके अदम एतमाद आने से 2-3 दिन पहले की बात है। और उस पर असद उमर कहते हैं कि मैंने फिर उन लोगों को शटअप कॉल दी और उनको मैंने कहा कि तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब के सिवा कुछ नहीं है। तो अब आप अंदाजा कर लें कि उस वक्त किस किस्म की कुव्वतें कार फरमा थी, ये कौन से लोग हो सकते हैं,
कौन सी शख्सियात हो सकती हैं जिन्होंने असद उमर से 2 दिन पहले तहरीके अदम एतमाद से एग्जैक्ट 2 दिन पहले इस किस्म का राब्ता किया और उन्हें कहा कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। और फिर असद कैसर को कहां से वो कॉल आई थी जिसके मुतल्लिक खान साहब ने इंकशाफ किया। इसका जो फैसला है, इसकी जो जजमेंट है, वो हम अपने नाजरीन पर छोड़ते हैं। लेकिन हाशमी साहब, अब यही जो असद कैसर हैं, अब इनके मुतल्लिक आज के दिन में एक और खबर भी आई है। वो खबर ये आई है कि एक मुज़क्का खेज फैसला किया है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने और अब FIA को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए राना सनाउल्लाह, जिनके अपने ऊपर 22 कत्ल का इल्जाम है, जिनको ANF ने गिरफ्तार किया था, जो फौज का झैली इदारा है, और शहरयार आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब यह कहा कि हमने यानी PTI ने राना सनाउल्लाह को मंशियात के केस में गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि ANF ने गिरफ्तार किया था। ANF जो फौज का झैली इदारा है, शहरयार आफरीदी ने बताया कि वो अब भी इस बात पर कायम है कि राना सनाउल्लाह पर मंशियात का केस 100% हकायक पर मबनी था। यानी फौज का झैली इदारा कह रहा है कि अब भी हम इस बात पर कायम है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो हमने मंशियात का केस बनाया था वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त था। तो बदकिस्मती देखिए कि अब वही राना सनाउल्लाह जिनके मुतल्लिक फौज का झैली इदारा इस किस्म का इल्जाम लगा रहा है, वही इस वक्त वजीर दाखिला भी हैं। लेकिन अब राना सनाउल्लाह ने FIA को इस्तेमाल किया है और असद कैसर को तलब किया है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कि आपसे तहकीकात करनी है। अब ये असल में हाशमी साहब एक और हरबा है इन रहनुमाओं पर दबाव डालने का कि ये इमरान खान साहब की तहरीक से अलग हो जाएं। इसी तरह अब जो आपके साबिक गवर्नर सिंध थे इमरान इस्माइल, उनको भी तलब किया FIA ने। 4 नाम निहाद अकाउंट्स की आप कह लें कि एक खबर लॉन्च करवाई गई है मीडिया में जराए से कि 4 अकाउंट्स की तहकीकात करनी है इमरान इस्माइल से। और ये वो सारे हथकंडे हैं असल में इसलिए आजमाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को सारे जो आपके रियासती इदारे हैं, आपकी जो सरकारी मशीनरी है, 14 जो जमातें हैं PDM की, नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान, मजहब कार्ड, सियासत कार्ड, इदारों का कार्ड, हर किस्म का कार्ड इस्तेमाल करके इमरान खान साहब के खिलाफ इन्होंने देख लिया। उसके बावजूद पंजाब जहां ये अपना गढ़ समझते थे, लाहौर जिसको ये अपना नाम निहाद घर कहते थे, वहां पे इमरान खान साहब ने इनको इनके घर में घुसकर इनकी सियासत को ताबूत में बंद कर दिया है। इस वजह से अब ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हाशमी साहब, राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक एक और ब्रेकिंग न्यूज भी सुन लें, और हमारे जो जराए हैं उन्होंने इस खबर को कंफर्म किया है। आप अंदाजा करेंगे इस खबर से कि किस किस्म की अंधेर नगरी है कि राना सनाउल्लाह इस वक्त अमली तौर पर सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर दाखिला हैं। जाहिर है कि पंजाब में तो उनकी हुकूमत नहीं है, इसी तरह KP में उनकी हुकूमत नहीं है, सिंध में उनकी हुकूमत नहीं है, बलोचिस्तान में उनकी हुकूमत नहीं है। तो अब राना सनाउल्लाह ने पंजाब के 10 से जायद पुलिस अफसरान को कॉल्स की हैं और उन्हें यह कहा है कि आपने पंजाब हुकूमत के अहकामात नहीं मानने, आपने पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के अहकामात नहीं मानने, आपने मेरे अहकामात मानने हैं। अब इन्हीं में से एक ऑफिसर, हमारे जराए के मुताबिक, उस ऑफिसर ने चौधरी परवेज इलाही को फिर ये इंफॉर्मेशन दी और ये बताया कि राना सनाउल्लाह हमें इस तरह से धमका रहे हैं। और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही को फिर पुलिस अफसरान को ये डायरेक्टिव हंगामी तौर पर जारी करने पड़े कि राना सनाउल्लाह के अहकामात अगर किसी ने माने तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है और इस इंपोर्टेड हुकूमत के जो किरदार हैं वो किस कदर बौखलाए हुए हैं और किस तरीके से इमरान खान साहब के साथियों को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान का साथ छोड़ दें। लेकिन हाशमी साहब, जिस तरह से अवाम का एक बहुत बड़ा सुनामी इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ है, इस हालात में तो कोई भी जहां से भी दबाव आ जाए, जितनी मर्जी कोई लालच दे दी जाए, कोई रिश्वत दे दी जाए, जो भी ऑफर कर दी जाए, कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो इस वक्त इमरान खान साहब से अलग होना चाहेगा, क्योंकि ये एक सियासी खुदकुशी होगी। सबको पता है कि ये शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत जो है ये ज्यादा देर नहीं चल सकती और ये भी एक नविश्ता दीवार है
कि इमरान खान साहब चाहे ये इलेक्शन लेट भी कर लें तो वो 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा अक्सरियत लेकर वापस आएंगे। राय साहब, ये आप शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं, यहाँ पर एक इमारत है और इस इमारत के अंदर कुछ लोग घुस गए थे। 1 घंटा वहाँ पर क्या करते रहे हैं? पाकिस्तान के मीडिया ने तो इसे रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन ख़बर हमारे पास पहुँची है। आपके पास क्या इत्तलात हैं इन लोगों के हवाले से? और कहा जा रहा है कि कुछ रिकॉर्ड में रद्द-बदल भी किया गया, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। ये कौन लोग हैं जो जिस इमारत में घुसे और इनके इमारत में घुसने का बुनियादी मकसद क्या था? हाशमी साहब, इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है इसको तो नून लीग का सेक्रेटेरिएट डिक्लेयर कर देना चाहिए। ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन होना चाहिए और उस नोटिफिकेशन में यह लिखा जाए कि इलेक्शन कमीशन आज से नून लीग का और पीडीएम का एक सियासी सेक्रेटेरिएट बन चुका है और एक सियासी सेक्रेटेरिएट के तौर पर काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से 3 इजलास हंगामी तौर पर इमरान खान साहब को नाअहल करवाने के लिए और तहरीक इंसाफ को कलअदम करवाने के लिए एक दिन में हुए, उसके बाद हाशमी साहब इंतहाई गैर मामूली वाकया यह है कि रात 11 बजे इलेक्शन कमीशन खुल गया। और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये पहले कहते थे कि मैं लाहौर जाता हूं अपनी फैमिली से मिलने के लिए। ये इस्लामाबाद में होते नहीं थे, ये लाहौर में जाते थे, जहां इमरान खान साहब ने यह बताया कि इनकी हमजा शहबाज से और मरियम नवाज से मुलाकातें होती थी। आज तक इन्होंने डिनाई नहीं किया कि इनकी हमजा शहबाज और मरियम नवाज से लाहौर में मुलाकातें हुई या नहीं। लेकिन अब यह हाल है कि पहले तो ये लाहौर जाते थे, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन से पहले वहीं बैठे रहते थे, लेकिन अब 11 बजे भी ये इलेक्शन कमीशन को खोलकर बैठ गए हैं ताकि हंगामी तौर पर तहरीक इंसाफ को कलअदम करवाने और इमरान खान साहब को नाअहल करवाने की ये जो कार्रवाई है इसको आगे बढ़ा सकें। लेकिन हाशमी साहब, इसमें एक जो पॉइंट है नोट करने वाला, वो ये है कि आप अगर जमीनी हकाइक को देखें तो क्या खान साहब को जमीनी हकाइक के मुताबिक आप नाअहल कर सकते हैं? और अगर आप खान साहब को नाअहल करने का रिस्क लेते हैं, ये मिस एडवेंचर अगर आप करते हैं, तो इसके नताइज रियासत की सालमियत पर, रियासत की वहदत पर और वफाक की सालमियत पर किस किस्म के असरात मुरतब होंगे। यानी इस्लामाबाद, यहां पे हाशमी साहब कौमी असेंबली की 3 नशिस्तें थी 2018 के इलेक्शन में। ये तीनों नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने जीती। केपी में 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ के पास है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। कराची के शहरी इलाकों में तहरीक इंसाफ ने बड़ी तादाद में नशिस्तें ली। बलोचिस्तान में उनकी मखलूत हुकूमत रही है। अगरचे इस इलेक्शन कमीशन का आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जाहिर है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान चूंकि बहुत हसास इलाके हैं पाकिस्तान के रियासती मफादात के हवाले से, तो यहां भी खान साहब की हुकूमत होना बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल बात है। क्योंकि खान साहब अगर एहतजाज की कॉल दें और आज़ाद कश्मीर में अगर एहतजाज हो और गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज हो और ये एहतजाज इस तरीके से हो कि रियासत इमरान खान साहब को नाअहल करवाना चाहती है और तहरीक इंसाफ को कलअदम करवाना चाहती है, तो फिर आप देख लें कि ये कितना हसास मामला बन जाएगा। अब एक ऐसा लीडर और एक ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, एक ऐसा लीडर जो पाकिस्तान की तमाम वफाक की इकाइयां, यानी वफाक में भी तमाम सूबों में भी सबसे ज्यादा मकबूल है और बाकी तमाम जमातों की मकबूलियत मिलाकर भी इस एक लीडर और इस एक पार्टी की मकबूलियत का 20% भी नहीं बनता, तो आप अंदाजा करें कि अगर इमरान खान साहब को ये नाअहल करते हैं और ये मिस एडवेंचर करते हैं, तो उसके ऊपर फिर पब्लिक का क्या रद्द-ए-अमल आएगा। इससे पहले जो एक मिस कैलकुलेशन की गई थी इमरान खान साहब को माजूल करके एक साजिश के जरिए, तो उसके बाद फिर देख लिया कि क्या रद्द-ए-अमल आया। कोई सोच सकता था कि पंजाब में इस किस्म की लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलेगी इमरान खान साहब को? और एक ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में हाशमी साहब, कि कोई भी हुकूमत जिसके मुतालिक यह तासुर हो कि उसको एस्टेब्लिशमेंट ने घर भेजा है, कोई भी पार्टी ऐसी हो जिसके मुतालिक यह तासुर के वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जेर इताब आई है, तो उस पार्टी के मुतालिक
पाकिस्तान के अंदर और उस लीडर के मुतालिक पाकिस्तान के अंदर यह खुली हकीकत है कि फिर उसको वापस नहीं आने दिया जाता। तमाम तज्जियाकार ये कह रहे थे कि अब इमरान खान साहब को वापस नहीं आने दिया जाएगा और कोई अवाम का जो वोट है इसकी कोई वक़्त नहीं होगी। लेकिन हाशमी साहब, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं इकट्ठे किए गए, पूरी रियासती मशीनरी इकट्ठी की गई। वफाक में हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, पंजाब में हुकूमत थी हमजा शहबाज की। हमजा शहबाज ने इतने ज्यादा गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम किए, लेकिन उसके बावजूद 20 में से 16 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीत गई। एक PP7 वाली नशिस्त जो जबरदस्ती तहरीक इंसाफ को हरवाई गई, यानी 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी। तो क्या इस पूरी सूरत हाल में अवाम खामोश होकर बैठ जाएंगे? अगर आप इमरान खान को बदनीयती के वजह से और इस यकतरफा फैसले पर, जिसके मुतल्लिक तमाम कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि ये यकतरफा फैसला है, ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बदनीयती के तहत किया गया एक फैसला है, इसकी बुनियाद पर अगर आप इमरान खान साहब को सियासत से आउट करेंगे तो ये लोग आपको छोड़ देंगे जो उनके करोड़ों सपोर्टर हैं। तो ये लोग क्या उस वक्त फिर आपके ये जो पंजाब असेंबली है, ये जो आपके ताकत के ऐवान है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस हैं, क्या इनका घेराव नहीं करेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन का घेराव नहीं होगा? क्योंकि लोगों में हाशमी साहब शऊर आ गया है। लोगों में शऊर आ गया है कि हमारा जो हक है वोट देने का, और हमारा जो हक है कि हम वोट के जरिए अपना लीडर मुंतखब करें, अपना प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करें, अपना नुमाइंदा पार्लियामेंट के अंदर भेजें, उसके ऊपर अगर इस तरह से डाका डाला जाएगा कि हमें भेड़ बकरियां समझा जाएगा और यह कहा जाएगा कि इनके वोट की कोई अहमियत नहीं, तो अब अवाम में शऊर इस लेवल का है हाशमी साहब कि अवाम इस पर रिएक्ट करेंगे। और अगर तहरीक इंसाफ को कलअदम करने की कोशिश की जाती है हाशमी साहब, तो फिर पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका जैसे हालात, सिर्फ मैं नहीं, जितने भी सियासत पर, सहाफत पर नजर रखने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि फिर पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। यानी आप इन करोड़ों सपोर्टर्स का क्या करेंगे? जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं करोड़ों की तादाद में, एक तरफ आप ये कह लें कि अगर आप कंपैरिजन करें तो एक तरफ 60%, 70% सपोर्टर इमरान खान साहब के, दूसरी जानिब 30% सपोर्टर कुल मिलाकर, तमाम जमातों के मिलाकर। तो ये जो 70% सपोर्टर इमरान खान साहब के हैं, इनके साथ आप क्या करेंगे? इनको आप जाके बहिरा अरब में फेंक देंगे? इनके साथ क्या करेंगे? इनको कहीं और मुल्क में शिफ्ट कर देंगे? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या इनके वोट की कोई हैसियत नहीं है? क्या इनके वोट का कोई एहतराम नहीं है? तो ये एक मर्तबा फिर मिस कैलकुलेशन की जा रही है। इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त नून लीग का एक आलाकार बना हुआ है, ये एक मिस कैलकुलेशन है कि आवाम दोबारा से ये इजाजत देगी कि इमरान खान को आप नायल करें, और ये जो मौरूसी किरदार हैं जिनके ऊपर 15-16 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम सिर्फ शहबाज शरीफ पर है, हमजा शहबाज के ऊपर फर्दे जुर्म आयद होने वाली, वो यहां से फरार हो गए। आसिफ अली जरदारी का 8 अरब रुपए का जाली ट्रांजैक्शन का केस, तो ये सारे मौरूसी किरदार हम पर दोबारा मुसल्लत हो जाएं, इनके आगे बच्चे भी तैयार हो जाएं हम पर मुसल्लत होने के लिए, वायसराय के तौर पर ये फिर नस्ल दर नस्ल हम पर हुकूमत करें। हाशमी साहब, ये 2022 है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये 4G 5G का दौर है। गूगल करें, आपके पास सारे हकाइक सामने आ जाते हैं। ट्विटर पर ट्रेंड चलते हैं, आपको पता चल जाता है कि कौन सी कुव्वत पसे पर्दा क्या खेल खेल रही है। तो इस पूरी सूरत हाल में आप इतनी बड़ी कौम को और जो इतने ज्यादा सपोर्टर्स हैं, इनको ना तो बेवकूफ बना सकते हैं, और ना ही ये जो आपने सप्रेशन इस वक्त की हुई है, वर्स्ट एवर सप्रेशन जो इस वक्त आपने की हुई है, इसकी मदद से आप ये नहीं कह सकते कि हम इनको डरा धमका कर खामोश करवा लेंगे और ये कोई एहतजाज नहीं करेंगे। हाशमी साहब, आप देखेंगे कि ये अगर इमरान खान साहब को नायल करने का मुंह हुआ तो खुदा ना खास्ता ये इस मुल्क के दरो दीवार हिलाने के मुतरादिफ होगा। अच्छा हाशमी साहब, ये लंदन में जो मियां नवाज शरीफ के घर पर एक नया तमाशा हुआ है, एक बड़ी मुज़िका खेज किस्म की वीडियो मैंने देखी है, और ये वीडियो देखकर मैं हैरान भी हुआ हूं कि कोई सहाफी इस किस्म का प्लांटेड सवाल कैसे कर सकता है, और इस सवाल का जो मतन है वो तो सुनकर मेरे होश उड़ गए। क्योंकि सवाल ये किया गया कि मियां साहब, आप तो बड़े बाबरकत हैं
और आपकी बरकत से पाकिस्तान की इकॉनमी एक्सेल कर रही है। क्या कोई सहाफी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है? और यह किस किस्म का सवाल है हाशमी साहब? ये किस किस्म का सवाल है कि आप ये कहें कि आप बड़ी बाबरकत शख्सियत हैं, आपकी बरकत से पाकिस्तान की इकॉनमी आगे जा रही है। फिर कोई इस किस्म का भी सवाल किया गया कि देखें डॉलर जो है वो नीचे आ गया। मियां नवाज शरीफ पूछते हैं कि कितने पे आ गया, उनको यह भी नहीं पता होता कि कितने इस वक्त डॉलर की क्या कदर है, तो उनको बताया जाता है कि 223 रुपए पे आ गया। तो मियां नवाज शरीफ भी ये इतना जो चिकना चोपड़ा सा सवाल था, इस पर शर्मिंदा होते नजर आते हैं। लेकिन वहां पर किसी सहाफी ने यह सवाल नहीं किया कि जब नून लीग को हुकूमत मिली थी तो उस वक्त डॉलर कितने का था। यानी एक तो 4 महीने के अंदर इन्होंने 50 रुपए इजाफा किया डॉलर की कदर में, उसके बाद 18 रुपए कम करके अब ये इसका क्रेडिट ले रहे हैं। यानी अभी भी 33-34 रुपए डॉलर अपनी उस कदर से ज्यादा है जहां पर नून लीग को हुकूमत मिली थी। लेकिन उसके बावजूद ये जो तमाशा हुआ है, और वहां पर हमजा शहबाज की भी एक टॉक हुई आशमी साहब, उसके मुतालिक भी हमें बताएं, क्योंकि हमजा शहबाज का एक फिक्रा मैंने ये सुना कि हम फॉरेन फंडिंग केस को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो मुझे तो नहीं पता चला कि हमजा शहबाज कब से इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट हो गए हैं। क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए हैं? क्या वो चीफ जस्टिस बना दिए गए हैं? तो उन्होंने किस कैपेसिटी में बात की कि हम फॉरेन फंडिंग केस का जो ये केस है इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे? तो ये जो फुटेजेस वहां से आई हैं, ये किस किस्म का तमाशा हुआ है वहां पे, ये जरा मुझे और हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए राय साहब, ये हमजा शहबाज जब से यहाँ पर आए हैं, यानी 2 रोज़ उन्हें हो गए, मीडिया से उनकी 2 बार इंटरेक्शन हुई है। पहली इंटरेक्शन में उनसे सवाल ये किया गया कि अदालतों को कैसे देखते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब अदालतों की आप क्या बात कर रहे हैं, हमें इन पे एतबार नहीं है, हम जिस तरह का फ़ैसला आना चाहिए था इन्होंने हमें मायूस किया। जो एग्जैक्ट अल्फाज थे उनके कि मायूसी हुई। और फिर चीफ मिनिस्टर का जो इंतखाब था उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज उसने किया। अब हैरत की बात यह कि जिन अदालतों को से इन्हें मायूसी हो रही है, मायूस तो अदालतों को इनसे होना चाहिए। अगले रोज़ इन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन नहीं होगी क्योंकि हमजा साहब जो लंदन में बैठे हुए हैं। तो अदालतों का एहतराम तो ये ख़ुद मजरू करते हैं। और फिर उन्होंने एक और भी बात कही एवन फील्ड मार्बल आर्च के बाहर के नवाज़ शरीफ वतन वापस जाएंगे। इस पर भी एक सीरियस डिबेट यहाँ पर हो रही है। नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। एक ग्रुप कहता है कि जाना चाहिए, अगर नहीं गए तो नवाज़ शरीफ की सियासत जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। और अगर जाना है तो डील करके और रास्ता हो, जेल में ना जाना पड़े। तो ये बातें हो रही हैं। और अगले इलेक्शन से पहले हमजा ने भी कहा कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान जाना चाहिए और वो लीड करेंगे। फिर राना सनाउल्लाह का बयान भी आ गया। फिर 15 तारीख की बात भी जवेद लतीफ़ की तरफ से की जा रही है। तो ये लोगों ने इस किस्म का एक नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से एक माहौल बनाया। अब वो सहाफ़ी जिन्हें मेरिट पर सवाल करना चाहिए, एक सहाफ़ी ने नवाज़ शरीफ से सवाल क्या किया, मुझे तो आज हैरत भी हुई कि ये सहाफ़त कहाँ पर हो रही है और किस तरह मीडिया मैनेजमेंट एक तरह से मुझे तो नज़र आई। सहाफ़ी कहता है कि मियाँ साहब आपने परफ्यूम कौन सा लगाया हुआ है जिसे बाद में उस पर नवाज़ शरीफ ने कहा कि जनाब मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने क्या किया हुआ है, कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है, वगैरह वगैरह। और फिर डॉलर की बात हुई कि डॉलर जो है उसकी प्राइस में, यानी उसकी वैल्यू जो है कम हुई है। और इसमें सहाफ़ी यहाँ तक कहते हुए नज़र आए कि ये आपकी बरकत है। तो ऐसा लगता है राय साहब कि एक दरबार था जिसमें कुछ लोग खड़े थे और नवाज़ शरीफ बादशाह वक्त हैं जिनकी शान में जो है वो कसीदे पढ़े जा रहे थे। लंदन अगले 1-1.5 हफ़्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ख़बरें यहाँ से निकलेंगी और नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से भी एक प्लान जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट से ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने अल्लाह ने के बाद।